पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन केशन ऑफ स्टीफेंस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ स्टीफेंस लॉ मुझे पहला है वो है कूलिंग बाय रेडिएशन। कूलिंग बाय क्या हुआ वो? रेडिएशन। कूल होना, ठंडा होना है, मतलब क्या करना है? हीट का लॉस करना है। हीट का क्या करना है? लॉस करना है। तो कूलिंग बाय रेडिएशन क्या करेंगे बाबू? इसमें मान लेते अपने पास एक बॉडी है। क्या? एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना मान लेते हैं? टी। ये अपने पास बॉडी है। एक हम लोग पास ये सराउंडिंग का स्पेलिंग सही है? हैं? यू होता है यहाँ पे और बाकी बात सही है इधर। लो मान लो इसका टेम्परेचर कितना मान लेते बाबू? टी नॉट। ठीक। कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो अपने पास जो टी है ना वो क्या है? टी नॉट से ज़्यादा है। टी जो क्या है? टी नॉट से ज़्यादा है। कपति हाँ ना बोलो। तो अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ क्या हो कि ये जो है देखो ये यहाँ से देगा जो हीट रेडिएट करेगा वो हो जाएगा मोर, और जो हीट यहाँ से जो गेन करेगा हीट ये क्या हो जाएगा? वो लेस, है ना? तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे? हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। ठीक है? कितना करते पर सेकेंड हीट रेडिएट, कितना एनर्जी रेडिएट करेगा बाबू? सिग्मा कितना? सिग्मा एरिया इंटू टी पावर कितना? 4। लिख सकते ना? दिक्कत? ये रेडिएट किया उसके बाद देखो एंड रेडिएट पर सेकेंड बाय बॉडी है। किसका है ये? बाय बॉडी, जो बॉडी रेडिएट करेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड। बॉडी जो पर सेकेंड हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना? वो कितना लेगा बाबू? यहाँ से देखो तो सिग्मा एरिया टी नॉट का पावर कितना? 4। इतना ऑब्जर्व करेगा उतना रेडिएट करेगा। ठीक है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हीट लॉस, हीट एनर्जी लॉस पर सेकेंड, है ना? क्या निकलेगा वो? हीट एनर्जी लॉस पर सेकेंड। इसको देखो कितना लिख सकते हो? ये जो फर्स्ट वाला कितना लेते हैं? इसको लिख दें देखो तो सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4 जी। नहीं लिख सकते हैं? इतना देखो रेडिएट किया, इतना गेन किया, तो ओवरऑल कितना रेडिएट किया है? जो बचेगा सो ना, जो बॉडी लॉस करेगा उसका कितना करेगा वो? यहाँ से सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर कितना? 4। ये क्या आ जाएगा? एनर्जी लॉस करेगा पर सेकेंड। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो देखो तो, इसको जो इसको लिख सकते हीट एनर्जी पर सेकेंड को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। अरे डी क्यू हीट हुआ पर सेकेंड, डी टी लिख सकते हैं ना? डी क्यू बाई डी टी ये हो गया पर सेकेंड। ठीक। चलो तो अपने पास क्या है वो देखो तो, जो डी क्यू बाई डी टी आया वो कितना आया? सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर कितना बाबू? 4। ये हो गया मेरा। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस। बोलता है रेट ऑफ हीट लॉस। किस रेट से हीट को क्या कर रहा है?
लॉस कर रहा है, निकाल ज़्यादा रहा है, गेन कम कर रहा है, तो ओवरऑल हम लोग कितना निकाल रहे हैं, इतना क्या कर रहा है वो पर सेकेंड लॉस कर रहा है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग भी, ठीक है, क्योंकि हीट लॉस करना ही कूलिंग कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। ये देखो ये एनर्जी हो गया, ये टाइम हो गया ना, तो इसको निकाल सकते हैं ना, वाट पर सेकेंड बोल सकते हैं इसको, ये नहीं वाट बोल सकते हैं इसको। रेट ऑफ कूलिंग का यूनिट अगर इसका यूनिट निकाले क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखो तो इसका यूनिट अगर निकलेगा क्या निकल जाएगा, वो यूनिट निकलेगा तो हम लोग को निकल जाएगा ना, देखो एनर्जी बाय टाइम, इसको क्या बोल सकते हैं, वाट। रेट ऑफ कूलिंग क्या हो सकता है इसका, वाट भी इसका यूनिट हो सकता है इस केस में, है ना, dq बाय dt वाला में। अगर यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, एज वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं वो dq का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या लिख सकते हैं, एम सी डी टी, पढ़े ना, क्या पढ़े हैं, एम सी डी टी, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक। अब गौर करके देखो यहाँ से डी क्यू कितना लिख सकते हैं, एम सी डी टी पुट कर देते हैं इसमें, कर सकते हैं ना, तो पुट कर दो, डी की जगह कितना पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको, मान लो इक्वेशन नंबर 1 देखो, फ्रॉम 1 से डी क्यू की जगह इसको पुट कर कितना हो जाएगा, एम सी डी टी बाय कितना, स्मॉल टी, इक्वल क्या लिखेंगे, सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो बाबू लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर बराबर कितना लिख सकते हैं, देखो तो सिग्मा ए बाय कितना, एम सी टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक। ये भी क्या है, रेट ऑफ कूलिंग, ये भी क्या है बाबू, रेट ऑफ कूलिंग। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ये माइनस में होना चाहिए, ठीक। इसको देखो डी क्यू बाई डी टी जो है ना, इसको माइनस में लेना, तो अपने माइनस आ जाना है, एनर्जी कम होता जा रहा है ना, अरे हाँ एनर्जी कम होगा ना, रेडिएट करेगा तो माइनस, इसको लेना माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, जिसको रेट ऑफ कूलिंग भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग भी बोल सकते हैं, याद रखना। यहाँ पे देखो तो इसका अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे, इस जगह पे यूनिट कैसे निकालेंगे बाबू, इस जगह का इसका अगर यूनिट निकलेगा कितना निकलेगा, देखो तो क्या है, टेम्परेचर का केल्विन पर सेकेंड, क्या लिखना, केल्विन पर सेकेंड, याद रखना है, ठीक। मतलब हम लोग को उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट देखना है, क्या देखना है, यूनिट से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत। अगर दिया है पर, बोल दें ना कि पर सेकेंड मतलब एनर्जी इतना रेडिएट कर रहा है तो वाट लगाएंगे, मतलब पर सेकेंड इतना टेम्परेचर डाउन कर रहा है तो लगाएंगे, तुमको यूनिट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो तुमको यूनिट से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा ऐसा टर्म आ गया जो तुमको यूनिट से पता कर सकते हैं क्या है इसको, है ना। मान लो एनर्जी पर सेकेंड दिया, दिला लगा देंगे, देखो एनर्जी पर सेकेंड है, बोला टेम्परेचर पर सेकेंड दिया, दिला लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका इसका देखो क्या क्या कुछ कुछ इसका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, टू आइडेंटिफाई यूनिट फॉर यूजिंग फार्मूला, ठीक। दूसरा टी एंड टी नॉट मस्ट बी इन केल्विन लेना है, किसमें लेना है वो, केल्विन। डिफरेंस बिटवीन टी एंड टी नॉट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60, 60 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, तब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। करेंगे फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रे, यूज
माइनस डी टी बाई डी टी फार्मूला ये यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखो तो। देखो क्वेश्चन, देखो ये बॉडी बोला, ये बॉडी is heated, a body is heated, a body is heated up to 600 Kelvin, a body is heated up to 600 Kelvin, 600 Kelvin and placed in surrounding, placed in surrounding of temperature 200 Kelvin, 200 Kelvin, 200 Kelvin, then rate of cooling, then rate of cooling is R, rate of cooling is R, capital R, ठीक, R, ठीक, लिखो। now when same body heated up to 400 Kelvin, heated 400 Kelvin and placed in same surrounding, then rate of reaction, then rate of cooling is मान लो R डैश पूछना है कि कितना होगा, then rate of cooling निकालना है, बना सकते हो। देखो ये दिया हुआ है, तुम्हारे पास फार्मूला सेम वही है, दोनों फार्मूला कोई भी फार्मूला यूज करो बन जाएगा आंसर, कोई फार्मूला यूज करो बन जाएगा क्वेश्चन। क्या फार्मूला आपने पागा वो ये पढ़ के रखे ना, देखो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर कितना रखे है 4, ये रखे हुए हैं। यहाँ से गौर करके देखो तो रे, जो डी क्यू बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, देखो ना बॉडी सेम है तो सिग्मा दोनों का सेम रहेगा, बॉडी सेम है तो एरिया भी क्या रहेगा सेम, मतलब किसे प्रोपोर्शनल है, सीधा टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4 पे, ये है ना। तो फर्स्ट का मान लो कितना बोला है, फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन R बोला है, ठीक, इक्वल टू कितना ले लेंगे यहाँ पे देखो तो T4 की जगह कितना पुट कर 600 माइनस टी नोट के बजाय कितना पुट करेंगे, ठीक, दूसरा को मान लो कितना है R डैश, इसको निकालना है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट पुट करेंगे कितना जी 400 माइनस 200, दोनों को डिवाइड कर दो, कर सकते ना डिवाइड करना कितना होगा देखो तो, डिवाइड करने हो जाएगा वो कितना R बाय R डैश, यहाँ पे बचेगा कितना 600 पावर 4 माइनस 200 पावर 4 बाय 400 पावर 4 माइनस 200 पावर 4, ठीक। इसको यहाँ से गौर करो, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बाबू, इसमें भी देखो 0 है, 2 0 2 0 0 सब कॉमन है ना, इसको सीधे काट दो, ठीक, तो कितना बचेगा 6 पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 बचेगा कितना 4 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब देखो जो सबसे छोटा नंबर है 2 है ना, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से क्या करेंगे सेम चीज से अगर डिवाइड करेंगे ना, इसको लिख सकते तो 2 से करेंगे ना हो जाएगा 3 का पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, वो पावर कितना 4, ये हो जाएगा कितना 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। अब 3 को 4 से इंटू करेंगे कितना बार में आएगा, हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा वो 81 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, 16 हो जाएगा, देख लो 16,
-1 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 80/15 है ना। काटे कितना बनो कटेगा 16 ये हो जाएगा क्या। ये कितना हो जाएगा r/r डैश निकालना है ना। तो r डैश कितना निकल जाएगा देखो तो 3r/ कितना 16 ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कब होता है बाबू जब टेम्परेचर 60 डिग्री से कम हो। 60 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको लगाते हैं, 60 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको लगाते हैं, लेकिन 60 डिग्री से अगर कम हो, 60 डिग्री से क्या हो कम हो, ठीक है 60 डिग्री से कम क्या होगा लिख सकते हैं व्हेन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये कब लगेगा व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस लेस देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से कम हो टेम्परेचर का डिफरेंस तब, ठीक तब हम लोग इसको लगा सकते हैं। मतलब अपने पास क्या है एक बॉडी था ना, इसका टेम्परेचर कितना 30, उसके बाद एक जो सराउंडिंग था उसका टेम्परेचर कितना लिए थे T0। कोई दिक्कत यहाँ पे देखो ये T माइनस T0 इसको लेते कितना डेल्टा T जो क्या होना चाहिए लेस देन कितना डिग्री होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ये अपने पास एक फार्मूला है T इक्वल टू कितना T0। कोई दिक्कत नहीं ना। ये स्मॉल है T क्या है छोटा है 60 डिग्री का है। अब देखो क्या जानते हैं एज, क्या जानते हैं हमारे पास देखो हम लोग के पास जैसा है क्या है हम लोग पढ़ के रखे थे कुछ देर पहले कि जो dq/dt आया था अपने पास वो कितना आया था वो सिग्मा a T⁴ माइनस कितना लिए थे रे T⁴ ये लिए थे ना। चलो यहाँ पे T का वैल्यू पुट कर देंगे कितना होगा देखो तो लिख सकते हैं सिग्मा a T का वैल्यू पुट कर दो इस जगह से कितना लिख सकते हैं देखो तो बाबू T0 प्लस डेल्टा T का पावर कितना लिख सकते हैं 4 माइनस T0 का पावर कितना 4 लिख सकते हैं। यहां से देखो बाबू इस जगह से अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते देखो dq/dt सिग्मा का सिग्मा a का a आया। देखो यहाँ से कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते देखो T0 प्लस T डेल्टा T का पावर 4 है, वहां पे T0 का पावर कितना है 4। अगर हम T0 पावर 4 बाहर निकालना चाहें निकाल सकते हैं। देखो देखो खाली देखना कि ऐसा कर सकते कि नहीं बाबू। देखो T0 का पावर 4 बाहर निकाल दें ठीक, तो यहाँ T0 तो बाहर निकल देखो इससे पावर 4 तो ये इसके लिए भी था ना, इतने निकल के बाहर इसको साली से देखो तो 1 प्लस डेल्टा T/T0 का पावर 4 माइनस 1 T0 पावर 4 निकाल दें। देखो कर सकते हैं सर देखो तो नहीं कर सकते हैं देख लो इसको ऐसा लिख सकते हैं कहाँ बाबू। हाँ ये टोटल T⁴ 4 हाँ टोटल T⁴ कर सकते हैं ना ऐसा ठीक। अब गौर करके देखो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये dq/dt और सिग्मा a T0 का पावर कितना 4। देखो देखो डेल्टा T/T0 वो छोटा क्वांटिटी नहीं आएगा, आएगा ना नहीं आएगा। अगर बहुत छोटा क्वांटिटी आएगा तो इसमें लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम क्या लिखेंगे ये लिखेंगे 1 प्लस 4 डेल्टा T कितना T0 माइनस कितना लिखेंगे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ लिख देना क्या है इस जगह लिख देना क्या बाय यूजिंग बाइनोमियल।
जैसे इसको करेंगे वैसे कुछ ना कुछ तो गया। देखो ये और ये चल गया चांद पे, कितना लिखेंगे देखो तो, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, निकाल दो बाहर, कितना हो जाएगा 4 सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4 इंटू डेल्टा टी बाई कितना रे टी नॉट। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से बाबू देखो तो क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी आ गया। ये देखो 4 का 4 सिग्मा का सिग्मा ए का ए टी नोट से टी नोट कट जाएगा, कितना बचेगा टी नोट का और कितना बचेगा 3 नहीं बचेगा। और देखो डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी माइनस टी नोट रे, टी माइनस टी नोट लिख सकते हैं। डी क्यू बाई डी टी कितना अपने पास है। अच्छा रुको एक सेकंड, यहाँ से खाली बताना ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। ये डी क्यू को लिख सकते हैं माइनस एम सी चेंज इन टेम्परेचर जी, ये तो पड़ा हुआ है अपने पास, नहीं पड़ा हुआ है, लिख सकते कि नहीं। माइनस को लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, माइनस का लिखेंगे जी टेम्परेचर घट रहा है। अब उसको अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, पुट कर दो, उतना सोचता काहे के लिए। माइनस एम सी चेंज इन टेम्परेचर में कितना लिखेंगे डी टी है ना, जो भी है लिख देंगे ना 4 सिग्मा ए टी नॉट का क्यूब इंटू टी माइनस टी नॉट, ये दिया है ना, है ना बोलो। अब गौर करके देखो यहाँ से निकालेंगे कितना बाबू, माइनस डी टी बाई डी टी हो जाएगा कितना, यहाँ से देखो तो बाबू हो जाएगा 4 सिग्मा ए टी नॉट क्यूब बाई कितना रे एम सी इंटू क्या लिखेंगे टी माइनस टी नॉट। गौर करके देखो टेम्परेचर तो कम कर ले रहा है ना, ये ज़्यादा रहेगा तो उसमें लगाएंगे रेडिएशन वाला, है ना, टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4 पे। और जब टेम्परेचर कितना से कम हो 60 डिग्री से कम हो डिफरेंस, तो हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, अब गौर कर देखो 60 डिग्री से जब कम टेम्परेचर रहेगा ना, 60 डिग्री से क्या रहेगा टेम्परेचर अगर कम रहेगा ना, तो मेरा टेम्परेचर ना सराउंडिंग का टेम्परेचर को कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पे बाबू, देखो तो ये जगह पे देखो 4 कांस्टेंट होता है, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, किसी भी बॉडी का एरिया कांस्टेंट रहेगा, ठीक, उसका जो होगा मास वो कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि कम टेम्परेचर में तुम सराउंडिंग का टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। सराउंडिंग का टेम्परेचर को चेंज करने के लिए चाहिए कितना, 60 डिग्री से अबव का चाहिए, तब हल्का फुल्का चेंज होगा, है ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करना बड़ा टफ काम होता है। तो क्या होगा देखो तो इसको, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू, इसको लिख दिया यहाँ पे के, कर लेंगे बाबू टी माइनस टी नॉट, और ये जो के है के बराबर लिख देंगे कितना 4 सिग्मा ए टी नॉट का पावर क्यूब बाय एम सी, इसको बोलते हैं कूलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बाबू, कूलिंग कांस्टेंट। ठीक है, कूलिंग कांस्टेंट। ठीक, अगर ऐसा है तो देखो तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते बाबू, देखो तो बोल सकते हैं इफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज लेस देन 60 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री, 60 डिग्री, then rate of cooling, then rate of cooling is directly proportional to temperature difference, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टेम्परेचर
डिफरेंस किसे इसके बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। देखो तो अपने पास क्या है बाबू, माइनस डी टी वाई डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, ये ना है ना, बोलो। इसको चाहे दिशा भी लिख सकते ना, कितना लिख सकते, माइनस डी टी वाई टी माइनस टी नॉट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, के इंटू डी टी रे, नहीं लिख सकते हैं, है ना, बोलो। इसको अगर माइनस इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो ये दोनों को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कर सकते हैं इंटीग्रेट कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कर दो इंटीग्रेट। अगर इंटीग्रेट कर देंगे 1 बाय इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स कितना होता है वो, लॉग एक्स। इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग टी माइनस टी नॉट। ये देखो माइनस का माइनस रहेगा, के का के, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी प्लस एक कांस्टेंट इसमें लगा दो, ठीक। कांस्टेंट सी नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं सी, तो लोग कुछ लगा देते हैं। कर सकते हैं ऐसा, है ना, बोलो। चलो देखो ये किए आ गया इक्वेशन। अगर यहाँ से लोग टी माइनस टी नॉट निकालना चाहेंगे, टी माइनस टी नॉट, तो यहाँ जाके कितना बोलो, ई टू द पावर माइनस के टी प्लस कितना हो जाएगा बी, ठीक। मतलब टी का वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से, टी इक्वल टू निकालेंगे टी नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस के टी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो दो ग्राफ बनता है, दोनों ग्राफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक ग्राफ ये है टेम्परेचर का टाइम के साथ रिलेशन, और एक ग्राफ ये है, यहाँ पे ये है लॉग टी माइनस टी नॉट का इधर है और इधर है टी का, ठीक। यहाँ पे देखो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, देखो ये टी ई टू द पावर माइनस ऐसा है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, ई वाला पावर हो, देखो यहाँ पे किसका किसका रिलेशन, देखो टी और टी का रिलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे देखो लॉग का रिलेशन टाइम के साथ यहाँ पे है, कोई दिक्कत। इसका जब निकालेंगे वो तो ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक। टी का वैल्यू इतना तक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ तक, ऐसे जाकर के ऐसे इसके बराबर हो जाएगा। ये कभी भी ये वैल्यू जीरो हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा समय के साथ, ठीक। समय के साथ क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन हमेशा टी तो टी नोट के बराबर रहेगा ही रहेगा ना। मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा क्या रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा ये मान लो कितना है, टी नॉट, ये क्या हो जाएगा, टी नॉट, ठीक है। चलो इसको अगर आप बनाएंगे, ला देखो तो क्या है, ये देखो तो नहीं है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रे, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, देखो तो समय के साथ ये y हो गया, देखो y लिखे लॉग टी माइनस टी नॉट, तो पूरा का पूरा y लिख सकते हैं ना, ये y हो गया, उधर t गया, मतलब ये x हो गया, क्या है माइनस के x, माइनस वाला है ना, माइनस का क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, माइनस का ग्राफ कैसे बनाते हैं, नेगेटिव स्लोप है ना, स्लोप अगर नेगेटिव क्या बनाते हो ऐसे, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है क्या बाबू, कि कोई 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आने में T1 टाइम लगता है, कितना टाइम लेता है, T1 टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस आने में वो T2 टाइम लगाता है, ठीक। और 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आने में कितना लगा रहा है, T3 टाइम लगा रहा है। तो पूछा कि जो रिलेशन है T1 T2 T3 में सब बराबर होगा कि कोई बड़ा कोई छोटा होगा, क्या होगा, मतलब ऐसे बोल सकता है ना कि यहाँ पे मान लो ऑप्शन जो तुम्हारे पास ये है कि जो T1 है वो T2 के बराबर है, ये कितना है, T3 के बराबर है। या फिर ये बोलिए कि जो T1 है वो सबसे बड़ा है, फिर T2 जो है उससे बड़ा है जो T3 है, ठीक है, ये T3 है। ऐसा बोल सकता है कि जो T1 है वो सबसे कम है, फिर T2 जो है
वो कम है, फिर T3 जो है सो सबसे ज़्यादा T3 हो जाएगा। ये कहाँ नहीं आ सकता है, ये ना आ सकता है। ठीक, कौन सा होगा? थर्ड वाला। T1 सबसे कम, फिर T2, उसके बाद सबसे ज़्यादा T3, ये होना चाहिए। तो दिख तो रहा है, देखो तो सबसे पहले देखो शुरू में जल्दी घिसक रहा है ना, कम टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर लॉस करेगा ना। कोई भी चीज़ शुरू में जल्दी, कोई चीज़ गर्म अगर निकालो ना, कोई चीज़ ज़्यादा हीट है तो शुरू का समय में जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर कम होता है, फिर समय के साथ धीरे 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 चलता है ना। ठीक है, मतलब हो सकता है 10 डिग्री वो कम समय में किया, लेकिन वही नेक्स्ट वाला 10 डिग्री जो करेगा ना, 70 से 60 ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है ना। यहाँ पे देखो ये ज़्यादा हायर पे लोअर पे है, ये जगह का, यहाँ पे सबका देखो डिफरेंस तो 10 का है। सबका डिफरेंस कितना है जी? 10 का। तो तुम लोग का दिमाग में चल सकता है कि डिफरेंस तो 10 ही का है ना, डिफरेंस तो 10 ही का है, तो हो सकता है कि सबका टाइमिंग क्या लगाओ, सेम लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में क्या करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा फॉल होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो शुरू में टाइम कम लगेगा, बाद में टाइम कहाँ लगेगा, ज़्यादा। ठीक है, शुरू में टाइम क्या लगेगा कम, बाद में क्या लगेगा जी, ज़्यादा। देखो चला, नेक्स्ट लिखो, डिटरमिनेशन ऑफ a specific heat capacity by using Newton's law of cooling। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मान लो किसी भी बॉडी का अगर हमको मान लो स्पेसिफिक हीट नहीं पता है, किसी भी लिक्विड का क्या है स्पेसिफिक हीट हमको नहीं पता, लेकिन अगर हमको निकालना है, क्या करना है हमको, निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो, हम लोग यहाँ पे देखो दो कंटेनर लेते हैं। ठीक है, दो कंटेनर लेंगे, देखो एक कंटेनर ये लिए, दूसरा कंटेनर ये लिए। ठीक है, खासियत देखो दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। दोनों कंटेनर का क्या है जी, वॉल्यूम सेम है। दोनों कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो भी सेम है। दोनों कंटेनर को सेम सराउंडिंग में रखा गया है। दोनों कंटेनर को क्या रखा है, सेम सराउंडिंग में रखा गया है। ठीक है, वॉल्यूम सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का क्या बोलता है सराउंडिंग भी सेम रखा गया है। कोई दिक्कत? दोनों में हो सकता है सेम टाइप का लिक्विड भर दें शुरू में, दोनों में क्या है सेम टाइप का क्या है लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ से गौर करके देखो, इस जगह पे अगर हम रेट ऑफ कूलिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेट ऑफ अगर कूलिंग निकालेंगे, रेट ऑफ कूलिंग क्या आता है, dq बाय dt। लिखा है dq बाय dt कितना होगा जी, सिग्मा ए, रेट ऑफ कूलिंग निकाला ना, सिग्मा ए कल क्या लिखेंगे, टी ए टी माइनस टी नॉट। यहाँ क्या लिखते हैं, कुछ था ना रे, और कुछ था, रुको उतना दिमाग क्या लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। रेट ऑफ कूलिंग में क्या क्या लिखे थे, यहाँ से गौर करके देखो तो, था 4 सिग्मा टी नॉट का क्यूब ए टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय एम सी, कुछ ऐसा ही था, रहेगा लिख सकते हैं। अब गौर करके देखो, अच्छा एक सेकंड, इसका एरिया भी, इसका क्या करते हैं, एरिया भी सेम ले लेते हैं। देखो एरिया भी सेम, टेम्परेचर सब सेम, मतलब डी क्यू बाई जो डी टी है फर्स्ट का, वही हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी सेकेंड का। होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो एरिया भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, देखो ना एरिया भी सेम, टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या हो जाएगा सेम, सब चीज़ तो सेम है ना दोनों का, तो दोनों का रेट भी क्या हो जाएगा सेम। दोनों का अगर रेट सेम हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो ये डी क्यू बाई डी टी को लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह लिख सकते हैं M1 C1 डी टी बाई डी टी फर्स्ट का इज इक्वल टू M1 M2 C2 डी टी बाई किसका, सेकेंड का। लिख सकते कि नहीं लिख सकते,
देखो हम यहाँ बात क्या किए थे, वॉल्यूम दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, और एरिया सेम लिए है ना, दोनों कंटेनर जैसा बनाया है, ठीक है। अगर ये सेम किए, हम ये थोड़ा बोला कि दोनों मान लो अलग अलग लिक्विड भरेंगे, दोनों का मास सेम रहेगा क्या, किसी का डेंसिटी ज़्यादा किसी का डेंसिटी कम, तो मास अलग अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो दोनों का मास अलग अलग लिए, दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग हो जाएगा, नहीं होगा। सोच के देखो तो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते ऐसा, तो ऐसा लिख सकते ना बाबू। ये तो देखो बता चुके हैं वाटर इक्विवेलेंट। देखो मतलब मेरे पास दो लिक्विड अगर मिल गया, एक ले लेंगे पानी, एक क्या ले लेंगे बाबू, पानी। पानी का स्पेसिफिक हीट हमको पता है कितना होता है 1, उसका मास पता चल जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर दोनों का तो सेम है। तो अगर इसका पता चल गया तो C2 निकल जाएगा ना, किसी और अननोन बॉडी का निकल जाएगा ना, C कितना होता है सो। अरे दो अननोन बॉडी को कंपेयर कर दिए हैं, रेट ऑफ कूलिंग से दो अननोन बॉडी का क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए हैं। यहाँ से अगर पता चले कि अगर हमको किसी बॉडी का, हमको क्या पता है, एक बॉडी का मास और एक का C अगर पता, दूसरा का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। एक बॉडी का पता दूसरा को पता नहीं चलेगा क्या, नहीं चलेगा, चलेगा ना जी। अब सोच करके तो अगर एक का पता दूसरा का अगर पता चल जाएगा तो हम लोग का एक तो अननोन, मतलब एक तो नॉन है ना वाटर का, है ना। मान लो एक में वाटर भर देंगे, दूसरे में नॉन भर देंगे, हमको नहीं पता उसका कितना होगा स्पेसिफिक हीट। वाटर का हमको मास भी पता रह जाएगा, वॉल्यूम पता है, मास पता चल जाएगा, ठीक है। मास पता चल गया, स्पेसिफिक हीट पता है, ये दोनों में तो सेम है ना, ये तो कट जाना है, बाकी दूसरा का मास पता कर लेना है, उसका स्पेसिफिक हीट निकल जाएगा। नहीं निकलेगा क्या, आराम से निकल जाएगा। पहला रूल से निकाल सकते हैं। इसमें है अगर इफ वाटर इक्विवेलेंट इज गिवन, वाटर इक्विवेलेंट अगर गिवन देता हम लोग क्यू क्या लेते हैं, क्यू बराबर क्या लिखे थे बाबू, लिखो तो क्यू ऑफ लिक्विड निकाले थे प्लस क्यू ऑफ किसका निकाले थे, कंटेनर, याद करो निकाले थे। तो क्यू ऑफ लिक्विड हम लोग क्या लगे, इसका निकाले थे कितना, वो ये निकला था एम सी डी टी, क्या निकालते एम सी डी टी, और इसका कितना निकला था डब्ल्यू इंटू कितना रे डी टी, डब्ल्यू इंटू डी टी निकालते थे ना, ठीक। ये निकाले हैं। अगर क्यू का वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, अगर मान लो वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तब वो तो और अच्छा निकल जाएगा हम लोग के लिए। अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ से देखो तो क्यू का वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर दो, इसमें कर सकते हैं ना। वाटर में क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो बाबू लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं M1C1 डेल्टा टी प्लस W डेल्टा T1 बाकी कितना लिखेंगे रे डी टी, ये वाला चीज़ लिख रहे हैं फर्स्ट का, इक्वल टू सेकंड का क्या लिखेंगे M2C2 डेल्टा टी प्लस वाटर इक्विवेलेंट 2 का डेल्टा टी बाकी कितना लिखेंगे डी टी, ठीक। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ से M1C1 प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ किसका W1 का इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे डी टी बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू, देखो तो M2C2 प्लस वाटर इक्विवेलेंट 2 का इंटू क्या लिखेंगे डी टी बाई डी टी। ये कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों का कंटेनर सेम लिए ना रे, तो दोनों का वाटर इक्विवेलेंट तो सेम हो जाएगा, सेम कंटेनर तो सेम वाटर इक्विवेलेंट हुआ ना, ठीक है। दोनों का अलग अलग कर देना ना, एक ये 1 वाला है, ये 2 वाला का पुट कर देना, निकल जाएगा। यहाँ लिख देना वाटर इक्विवेलेंट सेम हो जाएगा, मतलब W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा W2। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, C का वैल्यू निकाल सकते हैं अननोन बाय यूजिंग किससे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ से आया, स्टीफेंस लॉ से। कहाँ से आया बाबू, स्टीफेंस लॉ से, उसी से निकाल रहे थे ना, क्या निकाल रहे थे, उसी से निकाल रहे थे। चलो जल्दी करो, एक तो बेस तो लेगा ना, जिसको एक नॉन लेना है। अब दोनों अननोन ले लेगा, ये कैसे निकाल सकता है ना, नॉन से निकाल सकते ना। अरे मान लो बोलेंगे पत्थर कितना वजन का निकालें, पत्थर मान लो कितना वजन का है, तो ये ओरिजिनल वजन तुमको पता होना चाहिए ना, नहीं देता गाँव तरफ करते ना, 1 kg है, 1 kg से 10 kg तक निकाल लेता है, वो सब नहीं पता है। 1 kg इधर रखा, दूसरा इधर रख लिया, उठा के इधर कर 2 kg का हो गया, अब है ना, तो इक्विवेलेंट है ना, सेम कंडीशन अभी करना है। एक का हमको पता होना चाहिए ना, दूसरा को निकालना, एक ही साथ दोनों निकाल नहीं सकते ना। एक अगर पता चल गया ना तो एक को यहाँ पे वैल्यू पुट करना सबसे आसान ये है ना, मास पता रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे निकाल लेंगे आराम से आंसर।
ठीक है, देखो क्या लिखा बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक, क्या लिखेंगे, इन ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली करने का अर्थ ये है बाबू, मान लो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, देखो मान लो अपने पास यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी दी है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो एक ग्राफ ऐसे बना दिए, दूसरा ग्राफ ऐसे बना दिए, मान लो ये मान लो एक T1 है, इसको ना T2 के साथ, देखो T2 के साथ एनर्जी बढ़ा, ये ले लेते हैं लैम्डा। ठीक है, देखो ये T1 के साथ एनर्जी है, देखो गौर करके देखो, जो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे है, ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे। देखो तो जब टेम्परेचर T1 का टेम्परेचर देखो, जब क्या करें T1 टेम्परेचर पे क्या, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है जी, है ना, बोलो। ये देखो ना, ये यूनिफॉर्म है क्या, यूनिफॉर्म नहीं ना है, यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, अगर स्ट्रेट रहता तब कि एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी क्या कर रहा है कि जैसे जैसे लैम्डा हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहा है, एनर्जी भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पहले बढ़ा फिर क्या होने लगा, घटने लगा। तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कपत्ती, है ना, बोलो। इसमें बोला जाता है जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, प्रैक्टिकली में जो मैक्सिमम एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ कितना होता है, T⁴। ठीक है, इसका जो भी मैक्सिमम एनर्जी होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, T⁴। अच्छा, ये है अपने पास में ना, देखो क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी emitted by ब्लैक बॉडी, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया ना, बोला ना, जो इसका मैक्सिमम एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T और कितना रे 5। एक नया चौंकाने वाला दे दिया, अभी 4 चल रहा था, आ गया कितना 5। अगर तुमसे पर्सनली पूछा गया है तब देना, ठीक। तुमसे अगर पर्सनली पूछा गया कि ब्लैक बॉडी का जो मैक्सिमम एनर्जी होता है किस टेम्परेचर वो क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है, कितना कर सकता है जी, T⁵ पे। ठीक है, उसी में एक हम लोग के पास आता है, एक आता है विंस डिस्प्लेसमेंट लो ना, ये आता है विंस डिस्प्लेसमेंट। विंड डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है। ये क्या बताता ना, ये बताता है लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये लैम्डा एम जो है मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये लैम्डा एम जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। क्या है, लैम्डा एम जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा एम जो है वो है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ एक है ना मैक्सिमम एनर्जी का। लैम्डा एम वो देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये ला देखो यहाँ पे देखो, इसको मान लो ये मैक्सिमम एनर्जी सबका है ना, तो ये जो पोर्शन है ना, ये इसका लैम्डा एम है। लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जहां पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। लैम्डा एम देने से हम लोग मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। ठीक, तो देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो तो लैम्डा एम इक्वल टू, इसको एक कांस्टेंट देते हैं बी, डिवाइड कितना देते हैं जी, टी। ठीक, मतलब लैम्डा एम इंटू टी को कितना लिखेंगे, बी। बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट
कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू कितना होता है जी इसका, क्या देखो करें यहाँ से, देखो बी, बी देखो लैम्डा मीटर टी केल्विन हो जाएगा। बी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो 2.98 मीटर केल्विन, नहीं एक सेकंड थोड़ा सा, इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक, इसी को लोग अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻³ mk। के एम नहीं लिख रहा, मैं पता चला तो किलोमीटर समझ रहा है ना, इसलिए क्या लिखनी है, एम के। इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है किसका, विंड डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो ये चूंकि कांस्टेंट है बाबू, तो हम लोग को यहाँ से बहुत अच्छा फायदा भी मिल सकता है। क्या फायदा मिल सकता है कि जो लैम्डा m1 इंटू क्या लिखेंगे, t1 इक्वल टू क्या लिख सकता है, लैम्डा m2 इंटू कितना लिख सकते हैं, t2। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो हर चीज के लिए कांस्टेंट रहेगा ना वो, तो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रे, लिखते हैं ना, जैसे एम भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं ना, मोमेंटम कॉन्स्टेंट, तो लिखते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू m3 v3, नहीं लिख देते हैं। एक अगर मोमेंटम जगह का कॉन्स्टेंट तो हर जगह पे क्या रखेंगे, कांस्टेंट, ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ा बाबू, ठीक है चलो, और 2 पॉइंट है बस। हाँ, देखो पहला हम लोग क्या पढ़ कर रखे हैं कि जो लैम्डा m इंटू टी है वो किसके बराबर होता है, बी कांस्टेंट के बराबर होता है, हाँ ना बोलो जा। ठीक, ये लैम्डा को कितना लिख सकते हैं, सी वाई फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, म्यू नहीं लिख सकता है, लिख सकते हैं लैम्डा, ये दोनों लिख सकते हैं ना, हाँ ना बोलो, लिख सकते हैं। ऐसा करके देखो तो ये लिख सकते हैं ना, सी टी को लिख सकते हैं ना, फ्रिक्वेंसी इंटू कितना बी, हाँ ना बोलते जाओ, एक ये है। यहाँ से देखो लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, यहाँ देखो तो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना। दोनों का अगर ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया ना, जैसे ग्राफ ये दे दिया बाबू, ठीक, ये ग्राफ ये दे दिए, मान लो दोनों तरफ ये टेम्परेचर दे दिए, यहाँ लैम्डा दे दिया बाबू और यहाँ पे ये दे दिए, दोनों का ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, तो ग्राफ तो इससे जाना चाहिए, ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ ये ग्राफ कैसे जाना चाहिए, ऐसे एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा पहला बढ़ेगा, ये इसका खासियत है। ये सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा चीज़ को याद रखना चाहिए कभी कभी।